है एवरीवन, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी इश्क मुर्शिद, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 6। राम के कमरे में कांच की चूड़ियाँ उसे देख सिया की आंखों में हल्की हैरानी थी, क्योंकि उन्हें देखकर वो समझ चुकी थी कि ये चूड़ियाँ पिछली रात उस मेले से खरीदी गई थी। लेकिन किसके लिए? ये बातें उसे थोड़ा सोच में डाल दिया था। तभी कुछ सोचते हुए उसने उन चूड़ियों को वापस से टेबल पर रखा और काफ़ी जल्दबाजी में वो पीछे मुड़ी ही थी कि खुद के पीछे ही खड़े राम को देख वो थोड़ी चिहुक सी गई थी। कदम पीछे की तरफ खींचते हुए अपने घाघरे पर उसने अपनी मुट्ठियों को कस लिया था। धड़कनों ने अपनी गति को थोड़ा बढ़ा दिया था, जिस वजह से इस वक्त उसकी आवाज़ भी हल्की भारी हो चुकी थी। वो वो हम आपके लिए वो चाय लेकर आए थे। माफ़ कीजिएगा, हम ऐसे बिना इजाज़त लिए नहीं आना चाहते थे। वो अंदर। लेकिन तभी राम के कदम खुद की तरफ ही बढ़ते थे। सिया की जुबान, यहाँ तक कि उसका दिल भी एक क्षण के लिए धक से बंद हो गया था। तुम कुछ कह रही थी? अचानक से सिया को खामोश होते देख राम ने कहा, लेकिन उसकी करीबी को महसूस करते ही सिया की जुबान पहले से ज़्यादा लड़खड़ाने लगी थी। नहीं नहीं, वो हमारा मतलब कि हम यहाँ ऐसे नहीं आना चाहते थे। वो जहाँ काफ़ी मुश्किल से सिया ने अभी इतना ही कहा था कि तभी राम उसके बगल से झुकते हुए पीछे टेबल पर रखे उन चूड़ियों को उठाने लगा था। लेकिन आज पहली बार राम को खुद के इतना करीब देख सिया अपनी सांसों को थामे बिल्कुल सुन्न पड़ चुकी थी। यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था जैसे इस वक्त हवाओं ने भी अपनी सांसों को थाम लिया हो। तभी राम अपनी उंगलियों के बीच पकड़े उन चूड़ियों पर एक नज़र डालते हुए कहा, वो एक्चुअली अयोध्या आते वक्त तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पाया था। वक्त नहीं मिला, या शायद मुझे तुम्हारे पसंद के बारे में कोई आइडिया नहीं था। इसलिए कल शाम उस मेले में तुम्हारी नज़र इन चूड़ियों पर थी, तो मुझे लगा शायद तुम्हें ये पसंद आया है, इसलिए मैंने ख़रीद लिया। हाँ, ये इतना महंगा गिफ्ट नहीं है, लेकिन मुझे। राम जहाँ भी उन चूड़ियों को देखते ही राम अपनी बातों को ख़त्म कर पाता, उससे पहले ही एक धीमी आवाज़ में सिया ने उसकी बातों को काट दिया था। राम, कोई भी तोहफा या गिफ्ट महंगा या सस्ता नहीं होता, बस देने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए और लेने वाले के दिल में उस तोहफे के लिए इज्जत होनी चाहिए। इतना कहते हुए सिया ने इस बार हल्का मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियों को ऊपर उठा दिया था। हमें आपका ये तोहफा काफ़ी पसंद आया और हमारे लिए इससे बेहतर कोई दूसरा तोहफा हो भी नहीं सकता। लाइए, इसे हमें दीजिए। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं इसे तुम्हें पहना सकता हूँ? राम ने आगे कहा था। तो वही सिया अभी भी मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था, जिसे देख इस बार राम के होठों पर भी हल्की मुस्कुराहट फैल गई थी और सिया की तरफ ही एक और कदम बढ़ाते हुए उसने उसकी कलाई को पकड़ लिया था। लेकिन राम का भी उसे बस छूना मात्र ही था कि सिया का पूरा शरीर जैसे सिहर सा उठा था। धड़कनों ने एक बार फिर से अपनी गति पकड़ ली थी। उसका पूरा शरीर अपनी जगह पर ही जम सा गया था। लेकिन इन बातों से अनजान राम उसके कलाई में काफ़ी आहिस्ते से उन चूड़ियों को पहनाते हुए उससे 2 कदम पीछे हट गया था, जिसे देख इस बार सिया दूसरी हथेली से उन चूड़ियों को पकड़ते हुए काफ़ी जल्दबाजी में उस कमरे से बाहर की तरफ दौड़ते हुए सीधे अपने कमरे के भीतर चली गई थी। दरवाजे को अंदर से बंद करते हुए इस वक्त उसकी धड़कनें काफ़ी तेज हो चुकी थी। जिन पर अपनी हथेलियों को रखे वो लंबी लंबी सांसें लेने के साथ मुस्कुरा भी रही थी। तो वही पीछे अपने कमरे में ही रह गया राम। एक बार फिर से बस हल्का सा मुस्कुरा दिया था, लेकिन तभी एक वाइब्रेशन के साथ उसका फ़ोन बज उठा था। स्क्रीन पर वेदिका का नाम फ्लैश होते ही उसका चेहरा अचानक से सीरियस हो चुका था, जैसे कि अब तक वो नींद में किसी ख्वाबों की दुनिया में था और वेदिका का नाम देखते ही वह उस दुनिया से बाहर आ गया था। हाय वेदिका, व्हाट्सअप, इस वक्त कॉल किया, इज़ एनीथिंग सीरियस? राम, हम पिछले 4 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं एंड अप्रॉक्स 14 साल से हम चाइल्डहुड फ्रेंड रहे हैं, बट आज तक तुमने कभी मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाया था। तुम ठीक हो ना?
फोन की दूसरी तरफ मौजूद वेदिका की इन बातों को सुनते ही राम अब तक पास ही रखे बेड पर बैठ गया था। चेहरे पर एक उलझन साफ नजर आ रही थी और उसने बस इतना कहा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। बट राम। लेकिन इससे पहले ही राम ने उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था। चेहरे पर एक उलझन अभी भी साफ झलक रहा था कि तभी कमरे के भीतर आते हुए अच्युत, जो इस वक्त थोड़ा झुझलाया हुआ नजर आ रहा था। भाई, आप यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? आपको मालूम भी है कि वहाँ नीचे क्या चल रहा है? लेकिन राम खामोश था, जिसे अच्युत भी नज़रअंदाज करते हुए आगे कहा, आज मेहंदी का फंक्शन है, लेकिन यहाँ के अलग ही रस्म रिवाज चल रहे हैं। उनका कहना है कि मेहंदी के फंक्शन में बॉयज़ आर नॉट अलाउड। बट आप भी बताओ, ऐसा भी कहीं होता है क्या? अब तो मुझे ये भी डर लग रहा है कि कहीं आज शाम संगीत के फंक्शन में भी इनके कुछ ऐसे ही चोचले ना शुरू हो जाए, फिर हम बॉयज़ बेचारे। लेकिन राम को काफ़ी देर से खामोश देख इस बार अच्युत अपनी बातों को बीच में छोड़ते हुए आगे कहा, राम भाई, व्हाट हैपेंड? आप इस तरह से खामोश क्यों बैठे हैं? कहीं आप सिया के बारे में? जस्ट शट अप। आखिर तुम लोगों को हो क्या गया है? इस बार अच्युत की बातों को बीच में काटते हुए राम काफ़ी गुस्से में नजर आ रहा था, लेकिन उसे ऐसे देख अच्युत चौंक गया था। तभी राम ने आगे कहा, ये हर वक्त सिया 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 सुनकर मेरे सिर में दर्द होने लगा है। कितनी बार तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि मेरी लाइफ में वेदिका के अलावा और दूसरा कोई नहीं आ सकता, और वो सिया तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिया मेरी नहीं, वो डैड की पसंद है। आई बात समझ में? काफ़ी गुस्से में राम ने अपनी बातों को ख़त्म किया था, जहाँ इस वक्त दरवाजे पर खड़ी राध्या भी हैरान थी। लेकिन राम उसे भी पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वहाँ से बाहर निकल गया था और राध्या कमरे के भीतर अच्युत के पास आकर खड़ी हो गई थी। ये अचानक से इन्हें क्या हो गया? आई डोंट नो, मैंने तो बस यूं ही कहा था। राधा की बातों का जवाब देते हुए अच्युत ने कहा था। जहाँ एक तरफ राम, जो पिछले 4 सालों से वेदिका का था, तो वही अयोध्या आने के बाद वह सिया की तरफ आकर्षित हो रहा था। लेकिन वो अपनी इस दोहरे फीलिंग्स को समझ भी रहा था, जिस वजह से वह अपनी इस हरकत पर नाखुश होते हुए अपना सारा गुस्सा अच्युत के ऊपर निकाल दिया था। तो उधर दूसरी तरफ राम के दिल में उठ रहे एक दोहरे फीलिंग से अनजान अपने कमरे में मौजूद सिया इस वक्त बेड पर खड़ी एक गोटेदार घेरे रंग के घाघरे को गोल गोल घुमाते हुए काफ़ी खुश नजर आ रही थी। इस वक्त उसके पैर जैसे हवा में उड़ रहे थे। खासकर कलाइयों में खनक रही उन चूड़ियों को देख उसके चेहरे की खुशी पहले से दोगुनी हो चुकी थी। लेकिन उसके सामने बैठी राधा और कंचन थोड़ी झुझलाई हुई से नजर आ रही थी। सिया, अब बस भी करो, हम लोग मेहंदी के लिए लेट हो रहे हैं। अगर इस बार चाची जी दोबारा से हमें यहाँ बुलाने आ गई तो फिर समझ लो कि तुम्हारी खैर नहीं। क्यों हर वक्त उनसे डांट खाने की फिराक में लगी रहती हो? राधा ने कहा और उसकी कलाई को पकड़े हुए वो उसे बेड से नीचे खींचती थी। चेहरे पर हल्के गुस्से की लकीरें थीं। तो वही कंचन भी उसे लगभग घूरती हुई नजर आ रही थी। लेकिन उन्हें ऐसे देख सिया बेड पर बैठते हुए अभी भी हल्का मुस्कुरा रही थी। वो, मेरे पास तुम लोगों के लिए खबर है, जिसे सुन इस बार उनकी भौहें सिकुड़ चुकी थी। तभी सिया उनके सामने चूड़ियों से भरी अपनी उस कलाई को बढ़ाते हुए कहा, ये चूड़ियाँ आज मुझे राम ने पहनाई है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मतलब कि ये सच है? कंचन के साथ राधा भी उसकी कलाई को पकड़ते हुए एक क्षण के लिए चौंक गई थी। लेकिन अगले ही पल वो दोनों भी इस पर मुस्कुरा दी थी। फिर तो वाकई में एक डांस तो बनता है, कंचन ने कहा। और इस बार तीनों के चेहरों पर एक हंसी, एक खिलखिलाहट साफ नजर आने लगी थी। लेकिन इस वक्त वह तीनों इस बात से भी अनजान थे कि उनके कमरे के बाहर ही खड़ी शताक्षी चौधरी उनकी बातों को सुन काफ़ी ज़्यादा चौंक गई थी। हे राम जी, ये कैसी अनहोनी हो रही है? अगर इस बारे में भाभी को पता चला कि उनका लाडला बेटा राम उनके पीठ पीछे चूड़ियाँ पहना रहा है, उनका तो ब्लड प्रेशर ही हाई हो जाना है, शताक्षी ने कहा। लेकिन अब तक उनके चेहरे पर एक घबराहट भी साफ नजर आ रही थी और इसके साथ ही वो वहाँ से आगे भी बढ़ गई थी। जिसके कुछ देर बाद राधा भी कंचन और सिया के साथ
मेहंदी के फंक्शन के लिए तैयार होकर नीचे आंगन में मौजूद थी। इस वक्त सभी की हथेलियों पर मेहंदी की डिज़ाइन उतारी जा रही थी। पूरा माहौल काफ़ी खुशमय था। जिनके बीच में मौजूद सिया भी अपनी हथेलियों पर छपी मेहंदी को देखते हुए काफ़ी खुश नजर आ रही थी कि तभी उसके पास ही बैठते हुए कंचन ने कहा, जरा अपनी मेहंदी दिखाना। और सिया की हथेलियों को पकड़े वह कुछ ढूंढने लगी थी। हे, तुमने अपनी हथेलियों पर राम का नाम नहीं लिखा है क्या? उसने तुम्हारे लिए चूड़ियाँ खरीदी और तुम, कंचन ने कहा था। तो वही सिया उसकी बातों को बीच में काटते हुए बोली, थोड़ा धीरे बोल, अगर किसी ने यहाँ पर सुन लिया तो कहीं बेवजह कोई तमाशा ना हो जाए। अच्छा बाबा, ठीक है, लेकिन ये बता कि तुमने नाम क्यों नहीं लिखा? इस पर कंचन ने हल्की धीमी आवाज़ में कहा। जिस पर सिया कुछ कहती उससे पहले ही कंचन ने कहा, फिल्मों में नहीं देखा है? और वैसे भी ये बात तो सभी लोग कहते हैं ना कि हथेलियों पर मेहंदी से नाम लिखने से मेहंदी का रंग और साथ में उनका प्यार दोनों गहरा होता है। और खुद ही सिया की हथेली के ऊपर राम लिख दिया था। देख, अब जाकर तुम्हारी मेहंदी पूरी हुई है, कंचन ने आगे कहा था। जहाँ अब तक सिया के होठों पर भी हल्की मुस्कुराहट फैल गई थी। नजरें एकटक हथेली पर लिखे राम पर टिकी हुई थी। लेकिन तभी कंचन काफ़ी जल्दबाजी में अपनी नज़रों को खुद के चारों तरफ दौड़ाते हुए कहा, हे, ये राध्या कहीं नजर नहीं आ रही? लेकिन वो तो कमरे में भी नहीं थी। शायद वो ऊपर अच्युत के साथ। ठीक है, मैं उसे नीचे लेकर आती हूँ, सिया के बातों के बीच में ही कंचन ने कहा और अपनी जगह से खड़ी भी होने वाली थी कि तभी काफ़ी जल्दबाजी में सिया ने उसे रोक भी दिया था। रुको, मेरी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है, तो तुम रहने दो, मैं ही उसे बुला कर लाती हूँ। लेकिन उसकी बातों को सुन कंचन तिरछा मुस्कुरा दी थी। या फिर कहीं राध्या के बहाने राम से मिलने का बहाना तो नहीं ढूंढा जा रहा? जिस पर सिया अभी कुछ कहती उससे पहले ही कंचन ने आगे कहा, ठीक है, जाओ, तुम भी क्या याद रखोगी कि तुम्हारी मोहब्बत के लिए मैंने भी। लेकिन तभी सिया की घूरती नज़रों को खुद के ऊपर देख कंचन अपनी बातों को बीच में छोड़ते हुए बस अपनी बत्तीसी दिखा दी थी और सिया वहाँ से आगे बढ़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर चली गई थी। इस वक्त उसकी नज़रें अपनी हथेलियों पर लिखे राम पर टिकी हुई थी। होठों पर हल्की मुस्कुराहट, तो वही आंखों में एक चमक भी साफ झलक रहा था। लेकिन तभी अचानक से सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त उसके कदम हल्के से लड़खड़ा से गए थे और वो गिरने ही वाली थी कि तभी उसके बगल से गुजरी शताक्षी चौधरी ने उसके बाजुओं को पकड़ लिया था। अरे अरे सिया, जरा संभल के चलो, हर वक्त ऐसे हवा में उड़ना अच्छी बात नहीं है और इंसान को तो हर वक्त अपनी औकात और हैसियत के हिसाब से ही उड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को मुंह के बल जमीन पर गिरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? तो ही सिया भी हल्की सी सहमी हुई से नजर आ रही थी, लेकिन साथ में उसने अपनी गर्दन को भी हाँ में हिला दिया था। तभी शताक्षी जी उसकी कलाई में पहनी उन चूड़ियों पर अपनी हथेलियों को फेरते हुए कहा, वैसे तुम्हारी ये चूड़ियाँ काफ़ी सुंदर लग रही हैं और तुम्हारी ये मेहंदी, ये तो और भी ज़्यादा सुंदर है। लेकिन इन्हें ज़रा संभाल कर रखना, क्योंकि लोगों की नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। अपनी बातों को कहते हुए वो हल्का मुस्कुरा भी दी थी। तो ही सिया अपनी चूड़ियों और मेहंदी को देखते हुए इस बार भी बस अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था और वहाँ से आगे बढ़ गई थी। लेकिन अभी वह एक सीढ़ी ऊपर चढ़ी थी कि तभी पीछे खड़ी शताक्षी जी अपने पैरों से उसके घाघरे को दबा दिया था और इस बात से अनजान सिया एक बार फिर से अपना बैलेंस खोते हुए सामने औंधे मुंह जब गिरने के साथ साथ उसकी दोनों हथेलियां भी सामने सीढ़ी पर जैसे पटक दी गई हों और ऐसा होते ही एक खनक की आवाज़ के साथ उसकी चूड़ियाँ टुकड़ों में बिखरने के साथ साथ उसकी हथेलियों की मेहंदी भी अब तक सीढ़ियों पर अपना छाप छोड़ दिया था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।